पढ़ेंगे कोरिलेशन। अब आप वापस अपना जो स्टैटिक्स का पेपर है, सेकंड पेपर बीए फाइनल का, उसका जो है थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं। इससे पूर्व आपने पढ़ा था डिस्पर्जन। तो कोरिलेशन क्या होता है और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। सहसंबंध कहते हैं इसको हिंदी में। सहसंबंध एक विवरणात्मक सांख्यिकी माप है जो दो चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का विवरण देता है। ये एक ऐसी तकनीक है जो ये मापने का प्रयास करती है कि दो चर या तथ्य एक दूसरे के संदर्भ में किस सीमा तक परिवर्तित होते हैं। प्रोफेसर L.R. कॉर्नर के अनुसार जब दो या दो से अधिक राशियाँ सहानुभूति में परिवर्तित होती है, जिसमें एक में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरे में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ये राशियाँ सहसंबंधित कहलाती हैं। डेवनपोर्ट के मत के अनुसार सहसंबंध का संपूर्ण विषय पृथक विशेषताओं के मध्य पाए जाने वाले उस पारस्परिक संबंध की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार भी कुछ अंशों में साथ साथ होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि जो ये सहसंबंध एक ऐसी सांख्यिकी तकनीक है जिसके माध्यम से अपन दो चरों के मध्य अंतर्निर्भरता का अध्ययन करते हैं। जैसे मूल्य और मांग के बीच में भी देखने को मिलता है। मांग का नियम भी आपने पढ़ा है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो सामान्यतः उसकी मांग में कमी होती है। या उत्पादन और रोजगार के बीच में भी संबंध देखने को मिलता है। सामान्यतः जब उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो रोजगार स्तर भी बढ़ता है। तो इस प्रकार दो चरों के जो अंतर्निर्भरता का माप है वो सहसंबंध के द्वारा किया जाता है। अब सहसंबंध विद्यमान होने के कारण, जब एक स्वतंत्र चर हो और दूसरा आश्रित चर हो तो वह स्वतंत्र चर के परिवर्तनों से प्रभावित होता है। जैसे वर्षा और कृषि के उत्पादन के मध्य सहसंबंध ज्ञात करने से एकदम स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन जो है वो वर्षा से प्रभावित है। जब दो चर एक दूसरे पर आश्रित हों या एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हों, उदाहरणार्थ किसी वस्तु की मांग और कीमत के बीच संबंध। तीसरा, दो चर किसी तीसरे चर से घनिष्ठ अथवा बाह्य वातावरण के प्रभाव के कारण आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जैसे उत्पादन और पूंजी की मात्रा के बीच घनिष्ठ संबंध, कुशल श्रम, उच्च तकनीक का प्रयोग, कच्चे माल की उपलब्धता आदि अन्य बाह्य कारक हो सकते हैं। कभी कभी संयोगवश भी सहसंबंध स्थापित हो जाता है या पाया जाता है। कार्य कारण संबंध न हो, जैसे कपास का उत्पादन और कोयले के मूल्य में एक साथ वृद्धि होना, तो ये निरर्थक सहसंबंध कहलाता है। अब सहसंबंध के अध्ययन का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ कोरिलेशन। पहला है, सहसंबंध तकनीक की सहायता से दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के परिणाम को एक न्यूमेरिकल वैल्यू में मापा जा सकता है। नेक्स्ट है, सहसंबंध विश्लेषण जो है आर्थिक व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन महत्वपूर्ण चरों जिन पर अन्य चर निर्भर करते हैं को खोजने में सहायक होता है। इससे नीति निर्धारण और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने में मदद मिलती है। प्रतिगमन और विचरण अनुपात के विचार भी सहसंबंध पर ही निर्भर करते हैं। सहसंबंध के द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधन और उत्पादित वस्तुओं के मूल्य के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। सहसंबंध विश्लेषण पर आधारित पूर्वानुमान या भविष्यवाणी अधिक विश्वसनीय होती है। प्रसिद्ध सांख्यिकी शास्त्री गाल्टन और पियर्सन ने सहसंबंध तकनीक की सहायता से प्राणीशास्त्र और जेनेटिक्स जो है, जिसे जनन विद्या कहते हैं, की अनेक समस्याओं का विवेचन किया। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध के प्रकार। दो चरों के मध्य सहसंबंध जो है वो परिवर्तन की दिशा, अनुपात आदि के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। पहले बात आती है दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध। अब धनात्मक सहसंबंध, यदि किसी एक चर का मूल्य बढ़ने पर दूसरा जो उससे संबद्ध चर है उसका मूल्य भी बढ़े, या एक का मूल्य घटने पर दूसरे का भी घटे, यानी दोनों चर जब एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं तो उसे हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। कभी कभी एक चर मूल्य के घटने पर दूसरा चर मूल्य बढ़ता है, या इसके विपरीत एक चर मूल्य के बढ़ने पर दूसरा चर मूल्य घटता है, तो इसको हम विलोम या ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे मूल्य और मांग के बीच संबंध। अब आता है सरल आंशिक या बहुगुणी सहसंबंध। जब केवल दो ही चरों के बीच सहसंबंध का माप किया जाए या अध्ययन किया जाए तो उसे हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं।
आंशिक सहसंबंध में क्या होता है, कुल सहसंबंध में शामिल अन्य तत्वों को स्थिर रखकर केवल 2 ही चरों के सहसंबंध को मापा जाता है, जबकि कुल सहसंबंध में आश्रित चर पर प्रभाव डालने वाले सभी सहसंबंधों को, सभी चरों को शामिल कर लिया जाता है। इसको बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं, विशेष करके जब 3 या अधिक चर मूल्यों के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब आता है अनुपात के आधार पर रेखीय या अरेखीय, लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। 2 चर मूल्यों के बीच परिवर्तन यदि समान अनुपात में होता है तो उसे हम रेखीय सहसंबंध कहते हैं। यदि इन चर मूल्यों को ग्राफ पर दर्शाया जाए तो आप देखेंगे कि एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, लेकिन जब 2 चर मूल्यों की श्रेणी में परिवर्तन का अनुपात समान नहीं रहता तो उन चर समंकों को ग्राफ पेपर पर दर्शाने पर वक्र रेखा बन जाती है, और इस प्रकार के सहसंबंध को हम अरेखीय या नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। अब है सहसंबंध का माप, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। 2 चरों के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उनका अंकात्मक मूल्य याद किया जाता है। ये -1 और +1 के बीच में होता है। पूर्ण सहसंबंध, परफेक्ट कोरिलेशन, जब 2 संबंधित चरों में पूर्णतया समान अनुपात में परिवर्तन होता है तब उनमें पूर्ण सहसंबंध पाया जाता है। जब ये समान आनुपातिक संबंध एक ही दिशा में दोनों चरों में होता है तो इसे हम पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसके विपरीत जब 2 चरों में समान अनुपातों में परिवर्तन विपरीत दिशाओं में होता है तो इन चरों के मध्य पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। यदि सहसंबंध पूर्ण धनात्मक है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू +1 होगी, और पूर्ण ऋणात्मक है तो उसकी -1 होगी। अब है सीमित सहसंबंध। यदि 2 चरों के मध्य असमान परिवर्तन एक ही दिशा में होते हैं तो उसे हम सीमित धनात्मक सहसंबंध कहते हैं, और यदि 2 चरों के मध्य असमान परिवर्तन विपरीत दिशा में होते हैं तो उसे सीमित ऋणात्मक सहसंबंध होता है। यहाँ सहसंबंध का गुणांक जो है वो 0 और 1 के बीच होता है। सहसंबंध की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, जब 2 चरों में अंतर्निर्भरता विद्यमान न हो या एक ही चर में परिवर्तन का दूसरे चर पर कोई प्रभाव न पड़े तो उन चरों के बीच सहसंबंध का अभाव होता है। इसमें सहसंबंध की मात्रा 0 होगी। अब है सहसंबंध को ज्ञात करने की बिंदु रेखीय विधियाँ। 2 चरों के मध्य सहसंबंध की उपस्थिति, दिशा और मात्रा को ज्ञात करने के लिए बिंदु रेखीय विधियाँ अपनाई जाती है। 2 रीतियाँ हैं। पहला है बिंदु चित्र या विक्षेप चित्र, स्कैटर डायग्राम। विक्षेप चित्र जो है वो चरों के मध्य सहसंबंध जानने की एक सरल ग्राफीय विधि है। स्वतंत्र चर को x अक्ष पे और आश्रित चर को y अक्ष पर तथा तत्संबंधित आश्रित चर को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। x श्रेणी और y श्रेणी से संबंधित चर मूल्यों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सहसंबंध निकाला जाता है। यदि बिंदुओं की एक निश्चित दिशा की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों श्रेणियों के बीच में सहसंबंध विद्यमान है। यदि दोनों बिंदुओं के प्रवाह जो है वो बाएं कोने से दाहिनी ओर बढ़ रहे हैं तो हम उनमें धनात्मक सहसंबंध कहते हैं, जैसा कि रेखा चित्र पहले में दिखाया गया है। यदि बिंदुओं के प्रवाह में बाईं ओर से दाईं ओर नीचे गिरने की प्रवृत्ति है तो उनमें ऋणात्मक सहसंबंध होता है, और यदि बिंदुओं के प्रवाह से किसी दिशा का ज्ञान नहीं होता, वो बिल्कुल बिखरे हुए हैं जैसे एक मक्खी का भिनभिनाना, तो इस स्थिति में दोनों चरों में सहसंबंध का अभाव होता है। कहने का मतलब ये है कि इस जो आरेख बना है उसकी प्रवृत्ति को या दिशा को देख करके हम सहसंबंध का जानकारी कर सकते हैं। दूसरा है बिंदु रेखीय विधि, ग्राफिक मेथड। बिंदु रेखा द्वारा भी 2 चर मूल्यों के बीच सहसंबंध की दिशा और मात्रा का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। दोनों श्रेणियों को बिंदु रेखीय प्रपत्र यानी ग्राफ पर अंकित करके दोनों वक्रों की प्रवृत्ति और निकटता के आधार पर सहसंबंध का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि दोनों वक्र समानांतर हैं और बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठ रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे कि इनके बीच में धनात्मक सहसंबंध है। यदि दोनों विपरीत दिशाओं में हैं
तो उनके बीच ऋणात्मक सहसंबंध होता है। दोनों वक्रों के उच्चावचन की प्रवृत्ति जितनी ही समान होगी, सहसंबंध की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। इससे सहसंबंध की निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता। बिंदु रेखीय विधि से जैसे हम पति और पत्नी की आयु के बीच में सहसंबंध निकालेंगे। 8 पेयर दिए हमें पति और पत्नी की आयु। अब इसके आधार पर जो है हम आरेख बना रहे हैं। ये जो आरेख आपके सामने है, पति की आयु जो है वो डार्क लाइन में है और पत्नी की आयु डॉटेड लाइन के द्वारा बताई गई है। इन दोनों को देखने से लगता है कि इन दोनों के बीच में जो है वो धनात्मक सहसंबंध है। इस आरेख का आप ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें, इससे इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। धन्यवाद।